बाग है, वास्तव में अगर हम देखें तो बाग पहले बाग जैसी कोई चीज़ थी नहीं। बाग एक जगह का नाम है। आपने सुना होगा हिस्टोरिकली बाग केव्स, जो अजंता के समय की जो बाग गुफाएं जहाँ पे बुद्धिस्ट पेंटिंग अजंता स्टाइल के हैं, तो उसी के पास में एक गांव है बाग। ये बाग जो है वो सन 80 के दशक में प्रकाश में आया। सन 80 के दशक में वो ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। हालांकि उसके पहले उसकी कोई इतनी ज़्यादा महत्ता या उतना महत्व नहीं था, बल्कि उस क्षेत्र में अगर हम देखें आज़ादी से पहले, हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले अगर हम देखें ऐतिहासिक तौर पे, तो मंदसौर जिले के तारापुर, उम्मेदपुरा, जावद और उज्जैन के पास में भैरवगढ़, ये छपाई के बड़े केंद्र थे। इसी प्रकार इन दोनों के बीच में कुक्षी क्षेत्र में जो धार जिला है, वहाँ का मनावर वो बहुत प्रसिद्ध था। वो छपाई के बड़े केंद्र थे। लेकिन बाद में, आज़ादी के बाद में, पूरा छपाई का सिनेरियो है वो बदल गया और बाग एक बड़े केंद्र के रूप में सामने आया। तो बाग में जो छपे हुए कपड़े हैं वो बाग प्रिंट के नाम से मशहूर हो गए। और क्योंकि यहाँ पे जो छपाई की जो अपना एक तरीका था वो दूसरी जगह की, राजस्थान की या गुजरात की छपाई से थोड़ा सा अलग था। जहाँ पे दूसरी जगह जो छपाई करते हैं उसमें जो बूटे होते हैं या जो डिज़ाइन छापे जाते हैं, उनमें उनकी आउटलाइन बना के और उनके अंदर रंग भर के उनको उभारा जाता है। बाग में ठीक इसके उलट जो बैकग्राउंड होता है, जिसको छपाई की भाषा में गद्द बोलते हैं, यानी ज़मीन, उसको छापा जाता है और जो डिज़ाइन है वो सफ़ेद खाली छोड़े जाते हैं। जैसा अगर आप देखो तो बगलू में जो दाबू प्रिंट है, दाबू में भी यही होता है कि उसमें जब रसिस डाई करते हैं, मिट्टी से छापते हैं, तो और कलर में उसको जब डाई करते हैं तो जो मिट्टी से छपा हुआ भाग है वो सफ़ेद बाहर निकलता है, बैकग्राउंड नीली होती है और सफ़ेद डिज़ाइन बाहर निकलता है। इसी प्रकार जो बाग में जो छपाई होती है उसका सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर ये है कि उसमें गद्द के छापे जाते हैं, यानी जो बैकग्राउंड है उसको छापा जाता है, जो डिज़ाइन है उसको खाली छोड़ा जाता है। तो वो सफ़ेद, लाल या काले बैकग्राउंड में वो सफ़ेद जो डिज़ाइन होते हैं बहुत ही उभर के आते हैं। तो उन डिज़ाइनों की वजह से वो बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं और उसी के कारण बाग प्रिंट पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हुआ। मैं सन 82 से लेकर 87 तक भारत भवन में रहा और उसी बीच में मैंने बाग के अंदर, बाग में, मनावर में, धार में, जावद में, कुक्षी में, भैरवगढ़ में मैंने फील्ड वर्क किया। तो जो मेरा फील्ड वर्क था वो 1982 से लेकर 1987 के बीच का था और इस पर मैंने 2-3 आर्टिकल भी लिखे जो एक नई दुनिया में छपा, बाद में एक चौमासा में, 89 में एक चौमासा में एक बड़ा आर्टिकल छपा। तो उस समय जब मैंने सबसे पहले 82 में जब फील्ड वर्क किया तो उस समय बाग इतना प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि भैरवगढ़ उस समय बहुत प्रसिद्ध था। और भैरवगढ़ में पूरे एरिया के जो ओढ़नियाँ हैं या घाघरे हैं या लुगड़े हैं वो छापे जाते थे, जो वहाँ उस क्षेत्र में रहने वाले भील, भिलाला, पटेलिया, धानुक, चौधरी, ऐसी जो जातियाँ हैं, जो आदिवासी जातियाँ और ग्रामीण जातियाँ हैं, वो इनका इस्तेमाल करते थे। उस समय तक भैरवगढ़ की जो नदी है वो वहाँ पर थी और उसी की वजह से वहाँ पे, और भैरवगढ़ का जो एलिजेरिन है और जो इंडिगो का काम है इतना प्रसिद्ध था कि वहाँ पे छपे हुए जो घाघरे हैं वो भैरवगढ़ी छाप घाघरे के नाम से प्रसिद्ध थे। यानी वो जो वहाँ का छपा हुआ कपड़ा था वो उस जगह की, जैसे आज हम बाग प्रिंट के नाम से जो कपड़ा को जान रहे हैं, उस समय भैरवगढ़ प्रिंट इतना प्रसिद्ध था कि लोग भैरवगढ़ प्रिंट के बारे में जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो भैरवगढ़ है उसके जो नदी है वो धीरे धीरे सूखती चली गई और 85-87 तक आते आते वो नदी पूरी तरह ख़त्म हो गई। तो सन 90 के बाद में भैरवगढ़ का जो ब्लॉक प्रिंटिंग का काम था वो लगभग समाप्त हो गया और वहाँ पे बातिक का काम शुरू हो गया, क्योंकि बातिक में उतने पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार धुलाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। छिपा कम्युनिटी वो ही थी, लेकिन क्योंकि नदी ख़त्म होने से उन लोगों ने एक नए किस्म का काम शुरू कर दिया। तो जो एलिजेरिन और इंडिगो की वहाँ पे जो परंपरागत जो छपाई होती थी, उस छपाई का काम ख़त्म होने के बाद में वहाँ पे धीरे धीरे बाटिक का काम शुरू हो गया। जिस समय मैं वहाँ पे 82 से 84 के बीच में मैंने काम किया, उस समय वहाँ पे बाटिक का थोड़ा थोड़ा काम शुरू हो गया था
और एक अब्दुल मजीद नाम के वहाँ पे छिपा था, जो उस समय भैरवगढ़ का सबसे बढ़िया छिपा था। वो ब्लॉक प्रिंटिंग भी करता था और बाटिक का भी काम करता था। लेकिन अब जब मैं बाद में वहाँ पर सन 95 में जब दोबारा गया तो मैंने देखा कि भैरवगढ़ में छपाई का काम, ब्लॉक प्रिंटिंग का काम लगभग खत्म हो गया और सारा काम जो है वो ब्लॉक प्रिंटिंग उसका बटिक से होने लगा। बटिक का काम वहाँ पे दोनों तरीके का होता है, कुछ काम वो फ्री हैंड करते हैं और कुछ काम वो ब्लॉक से भी बाटिक का काम करते हैं। तो इस तरीके से भैरवगढ़ पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और ये नया सेंटर एक बाग शुरू हो गया। लेकिन बाग में जो दो सबसे प्रसिद्ध कारीगर हैं जिनके कारण आज बाग सामने आ पाया, उसमें है एक इस्माइल सुलेमान खत्री और दूसरा है इब्राहिम हाजी जुम्मानी। ये दो का परिवार है और इन दोनों परिवारों में करीब 8-10 लोग हैं और मुख्य रूप से यही लोग काम करते थे। जब मैंने 84 में बाग में फील्ड वर्क किया, उस समय बाग में केवल 2 ही ये फैमिलियाँ थीं जो छपाई का काम करती थी। आज मैं जब 2003 या 4 में मैं जब दोबारा वहाँ पे गया तो आज लगभग 100 परिवार वहाँ पे ये काम करते हैं, जिसमें छिपा लोग ही नहीं है, खत्री लोग ही नहीं है, बल्कि दूसरी कम्युनिटी के लोग भी आज, जैसे भील और भिलाना जो आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने भी उसको रोजगार के तौर पे अपना लिया है। जब मैंने इस संबंध में बात करी तो मुझे इब्राहिम, जो वहाँ के नेशनल अवार्ड विनर कारीगर हैं और जिनको देश विदेश में कई बार उनको DC हैंडीक्राफ्ट की तरफ से भेजा भी गया है, उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा था कि उस इलाके में जो मनावर है, वो मनावर एलिजेरिन का सबसे बड़ा केंद्र था और मनावर में जो नदी है उसका पानी लाल हो जाता था, मतलब किलोमीटरों तक मनावर की नदी का पानी में लाल ही रहती थी, क्योंकि वहाँ पे करीब 300 से 400 छिपा परिवार जो है वो उस समय काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे बाद में वो स्थिति बदल गई और उस समय क्योंकि छपाई का जितना भी काम होता था, अगर हम देखें तो इंदौर और उज्जैन और दूसरी तरफ खंडवा, ये सब यहाँ पे कॉटन मिलें थी जो सूती कपड़ा बुनते थे और ये सूती कपड़ा वहाँ के जो खत्री छिपा है, जो कपड़ा छापने वाले लोग हैं, वो छापते थे और लोकल इनकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आसपास का जितना भी एरिया है वो सारे मालवा का जो एरिया है वो काली मिट्टी का एरिया है, वहाँ पे कपास और खेती बहुत अच्छी होती है। इसकी वजह से वहाँ के जो आदिवासी और ग्रामीण लोग हैं उनमें संपन्नता है, उनके पास पैसा है, तो वो लोग बहुत अच्छा कपड़े की खरीदारी करते थे, तो छिपों के पास काम की कोई कमी नहीं होती थी। इस्माइल से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले सारा काम छपैयों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये इनके ओरिजिन के भी बारे में मेरे उनसे बात हुई तो वो लोग बताते हैं कि जो खत्री समुदाय के जो छिपा है वहाँ पे, वो मूलतः मध्य प्रदेश के या मालवा निमाड़ के नहीं है। मालवा और निमाड़ मध्य प्रदेश का एक दो सांस्कृतिक कल्चरल जोन है जिसमें दोनों में ही छपा हुआ कपड़े का काम चलता है। वो बताते हैं कि उनके जो पुरखे थे वो राजस्थान से वहाँ पे आके बसे थे और वो पहले अपने आप को, आज भी वो राजपूत मुसलमान कहते हैं। भैरवगढ़ के भी जो छापने वाले जो छिपा खत्री हैं वो भी यही कहते हैं कि हम लोग राजपूत मुसलमान हैं, क्योंकि वो लोग पहले मुख्यतः हिंदू राजपूत ही थे, लेकिन मुगलों के ज़माने में जब एक बहुत बड़ा कन्वर्जन हुआ और बहुत लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया, उस समय इन जो खत्री, राजस्थान के जो खत्री थे, उन लोगों ने भी इस्लाम स्वीकार किया और वो यहाँ तक काम की खोज में वो लोग मालवा निमाड़ में मध्य प्रदेश में भी आ गए। वो बताते हैं कि आज भी उनके रिश्तेदार बाड़मेर में हैं, बगरू में हैं, सांगानेर में हैं, उनकी बेटों की जो संबंध, विवाह संबंध है वो राजपूत उनके साथ में, राजस्थान के छिपाओं के साथ में होते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश में छपाई करने वाली कम्युनिटियों की बात करें तो वहाँ पे 3 कम्युनिटी हैं जो छपाई का काम करती हैं। एक खत्री छिपा, दूसरे भावसार और तीसरे नीलगर। नीलगर वो लोग हैं क्योंकि उनके नाम के साथ ही लगा हुआ है नीलगर, यानी नील का काम करने वाले, यानी जो इंडिगो की छपाई का काम करते थे, इंडिगो की लगाई का काम करते थे, वो अधिकांश लोग जो हैं वो नीलगर थे। और जो स्थानीय छपाई करने वाले लोग थे, ऐसा नहीं है कि उसके पहले यहाँ पे छपाई का काम नहीं होता था। जब राजस्थान से
खत्री छिपा लोगों का माइग्रेशन हुआ, यहाँ पे वो लोग आके बसे। उसके बाद यहाँ के लोगों ने भी, और उससे पहले भी यहाँ के छपाई का काम होता था जो भावसार जाति के लोग करते थे। भावसारों की सबसे ज़्यादा आबादी इंदौर और उज्जैन के आसपास है, जबकि नीलगढ़ और खत्री जो छिपा समुदाय है उसकी आबादी धार, झाबुआ, मनाबर, जोबर, खिराला इन जगहों पर थी, तारापुर, उम्मेदपुर इन जगहों पे थी, बड़वानी, ये वो जगहें हैं कि जो जहाँ पे खत्री छिपा लोग काम करते थे। पहले जो ब्लॉक है, ब्लॉक भी उज्जैन में ही बनते थे। उज्जैन में, क्योंकि भैरवगढ़ से 8 किलोमीटर दूर है वो, और उज्जैन एक बहुत बड़ी कपड़े की मंडी थी। इंदौर और उज्जैन दोनों बहुत बड़ी कपड़े की मंडियाँ थी। यहाँ पर दोनों ही जगहों में ब्लॉक बनाने वाले लोग थे। वो लोग बताते हैं कि उनके कुछ ब्लॉक फर्रुखाबाद से भी आते थे, लेकिन वहाँ भी लोगों ने ब्लॉक बनाना सीख लिया था। इंदौर में कोई एक भावसार था जो बहुत ही अच्छे ब्लॉक बनाने का काम करता था। बाद में जब काम बहुत बढ़ा तो कहते हैं कि कुक्षी में भी एक आदमी ने, उसका नाम हुसैन जी था, वो ब्लॉक बनाने का काम करने लग गया। लेकिन उसके बाद में किसी ने वहाँ पे धीरे धीरे काम ब्लॉक बनाने का घटता गया, और उज्जैन में भी, इंदौर में भी और कुक्षी में भी ब्लॉक बनाने का काम तो पूरी तरह ख़त्म हो गया, लेकिन छपाई का काम किसी तरह चलता रहा। एक सब बहुत बड़ा मोड़ इस पूरे एरिया में जब भी आया, जब हिंदुस्तान का देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए जो पार्टीशन के समय में, उसमें बहुत सारे जो छपाई करने वाले लोग थे वो पाकिस्तान चले गए। उसकी वजह से ये पूरा एरिया बहुत खाली हो गया। खुद जो इब्राहिम हैं और इस्माइल हैं, जो धार के बहुत ही माने हुए छपाई का काम करने वाले हैं, उनके बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे थे जो पाकिस्तान में चले गए। तो जब ये पार्टीशन के बाद में एक तरीके से देखा जाए तो कुछ जो सेंटर थे, जैसे मनावर है, मनावर सेंटर पूरी तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि वहाँ के अधिकांश लोग पाकिस्तान चले गए। इसी तरीके से भैरूगढ़ के बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन कुछ लोग रह गए, वो काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। इब्राहिम बताते हैं कि जो छिपा लोग हैं, ये पूरी तरीके से मार्केटिंग में जुड़े हुए लोग नहीं थे। इस पूरी छपाई के काम जो है वो 2 भागों में चलता था। एक भाग व्यापारी था और दूसरा भाग छपाई करने वाली कम्युनिटी थी। ये जो व्यापारी थे यही कपड़ा लाते थे, यही पैसा कपड़े छापने की मजदूरी छपाइयों को देते थे, और फिर बाद में वो उसकी मार्केटिंग करते थे। मार्केटिंग भी शहर के बाज़ारों में भी होती थी और हाट बाज़ारों में घूम घूम के भी होती थी, क्योंकि ये जो यहाँ का जो छपा हुआ कपड़ा था उसके ज़्यादातर जो उपभोक्ता थे, जो यूज़र थे, कंज्यूमर थे, वो ग्रामीण लोग थे, आदिवासी लोग थे। तो जो ग्रामीण हाट बाज़ार लगते हैं, वीकली मार्केट, उनमें भी ये लोग ले जाके बेचते थे। तो छिपा लोगों का काम में बेचना और कैपिटल, पूंजी का इन्वेस्टमेंट नहीं था। पूंजी और बेचने का काम जो व्यापारी होते थे वो करते थे, और छापने का काम जो है वो छपाइये करते थे। लेकिन इन छपाइयों को बुलाने का और अपने साथ बनाए रखने का काम व्यापारियों का होता था। जब मैं इब्राहिम से मिला तो इब्राहिम ने मुझे बताया, इब्राहिम से मेरी बात करीब 84 में हुई, और उससे 30 साल पहले उसके पिताजी कुक्षी में रह के काम करते थे, लेकिन वहाँ पे धीरे धीरे काम थोड़ा सा कम हो रहा था, तो बाग के व्यापारी उनको यहाँ पर लेकर आए, और उन्होंने, इनके पिताजी ने बाग के एक व्यापारी के साथ में काम किया। उस समय जब मैं इनके घर में गया था, इब्राहिम के घर में, तब ये एक छोटा सा बिल्कुल घर था, उसमें बकरी भी वहीं रह रही थी, मुर्गी भी वहीं रह रही थी, उसके बच्चे भी वहीं रह रहे थे, वहीं पे वो छपाई करते थे, वहीं पे वो सब रंगाई करते थे। लेकिन आज जब मैं 2004-05 में जब मैं दोबारा गया बाग में इब्राहिम के यहाँ, तो उसके कारखाना करीब 5 एकड़ में उसका कारखाना फैला हुआ है, और उसके यहाँ करीब 50 से ज़्यादा लोग छपाई का काम करते हैं। इतना काम, इतना बाग जो है आज वो तरक्की के दौर में है। लेकिन ये बाग के रिवाइवल की भी एक कहानी है, जिसमें इन 2 लोगों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। एक इस्माइल खत्री, दूसरा इब्राहिम खत्री। जो इस्माइल खत्री था उसको पहले नेशनल अवार्ड मिला, और वो राजीव सेठी, पुपुल जयकर और जसलीन धमीजा जी से मिला, और इनके साथ आने के कारण उसका काम, बाग का काम प्रकाश में आ चुका था। लेकिन बाग को असली पहचान देने में अगर किसी का हाथ है तो वो इब्राहिम हाजी जिम्मा जी का है। उस समय भारत भवन में
भोपाल में भारत भवन की स्थापना हो गई थी और वहाँ का जो रंगमंडल है उसमें नीलम मानसिंह जो एक थिएटर डायरेक्टर हैं वो वहाँ पर आती थी और उनको इस बात के बारे में पता था। उन्होंने इस इब्राहिम को समझाया कि देखो तुम लोग जो कपड़ा छाप रहे हो इसमें सफाई की बहुत कमी है। अगर तुम अपने पुराने डिज़ाइन उनके ब्लॉक को तुम नए से बनवाओ और उनको सफाई से छापो तो इस माल की बाजार में बहुत खपत हो सकती है, क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारा जो कंज्यूमर ट्रेडिशनल कंज्यूमर है वो खत्म होती जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे मील के छपे हुए कपड़े आने लग गए थे। लेकिन अब इनको एक नए बाजार की तलाश थी जो कि हिंदुस्तानी शहर में ही हो सकता था। तो नीलम मानसिंह वो व्यक्ति रही जिन्होंने इनको इस बारे में गाइड किया और उन्होंने उनके छपे हुए कपड़े रंगमंडल के प्रोग्राम्स में इस्तेमाल करना शुरू किया। रंगमंडल में जो लोग आते थे वहाँ पे फिर एक लोक आदिवासी कला परिषद एक प्रोग्राम कराती थी जो 26 जनवरी से 30 जनवरी तक चलता था। उस प्रोग्राम में इनको बुलाया, हजारों लोगों ने इनका कपड़ा खरीदा और धीरे धीरे बाग जो है वो प्रसिद्ध होने लग गया। तो इसकी जो शुरुआत है वो भारत भवन के साथ में जुड़ी हुई है कि भारत भवन का जो एक मूवमेंट था और उसमें जो बाहर से लोग आते थे और बाग के जो इब्राहिम है और इस्माइल है वो वहाँ कपड़ा लेकर आते थे और वहाँ से अपना कपड़ा वो लोग बेचते थे। तो उसके कारण धीरे धीरे एक कहते हैं ना एक थोड़ा सा जो एलिट क्लास है उसमें वो थोड़े पढ़े लिखे जो लोग हैं उनमें इस कपड़े की अपनी एक चाहत बनती चली गई और धीरे धीरे इसको बहुत प्रसिद्धि मिलती चली गई। लेकिन इसके डिक्लाइन की जो ट्रेडिशनल काम होता था उसके खत्म होने की भी एक कहानी है। इब्राहिम बताते हैं कि एक समय ऐसा था कि यहाँ पे बिल्कुल मिल का छपा हुआ कपड़ा नहीं चलता था और उस समय परंपरागत तौर पे 3 कपड़ों की छपाई का काम सबसे ज़्यादा होता था। एक ओढ़नी, दूसरा लुगड़ा और तीसरा घाघरा। और जो बिछाने के लिए एक कपड़ा बनता था उसका नाम था जालिया। ये जो ओढ़नी होती है ये ओढ़नी लड़कियों के और स्त्रियों के द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक वस्त्र है, एक दुपट्टा जैसा होता है जिसकी लंबाई 5 हाथ तक रखी जाती है। और भील, बिलाला, पटेलिया, चौधरी, धानु जितनी भी जो जातियाँ हैं इन सभी जातियों में इनके जो किसान हैं उनकी छोटी लड़की से लेकर बुढ़ी औरत तक सब ओढ़नी का इस्तेमाल घर में ओढ़ने के लिए करते हैं, काम के समय ओढ़ने के लिए करते हैं, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है तो इससे काम में खेती के काम में कोई बाधा भी नहीं आती। और ये इतना महत्वपूर्ण होता है कि अगर किसी घर में शादी होती है तो उस समय जो लड़की वाले हैं वो लड़के वाले के सारे रिश्तेदारों को ओढ़नियाँ भेंट करते हैं और लड़की वाले हैं वो लड़के वाले की सारी रिश्तेदार में जो स्त्रियाँ होती हैं लड़कियाँ होती हैं उनको ओढ़नियाँ भेंट करते हैं। इवन अगर कोई लड़की विधवा होती है जिसका कोई हस्बैंड मरता है तो उसका भी दोबारा से उसको ओढ़नी उड़ा के उसको घर के अंदर पुनः उसकी स्थापना की जाती है। तो जो ओढ़नी है वो भील, बिलाला, धानु, पटेलिया, चौधरी वहाँ का जो ग्रामीण और आदिवासी समुदाय है उसमें उसकी एक सांस्कृतिक बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है और बहुत बड़ा उसका एक सांस्कृतिक प्रतीक भी है। दूसरा जो लुगड़ा होता है वो ओढ़नी का बड़ा रूप है, उसकी लंबाई जहाँ ओढ़नी की लंबाई 5 हाथ तक रखते हैं वहाँ लुगड़े की लंबाई 8 हाथ तक रखी जाती है, 8 से 10 हाथ तक। ये जो लुगड़ा होता है ये भी ओढ़नी जैसा ही होता है लेकिन इसकी चौड़ाई और लंबाई ज़्यादा होती है और इनको त्योहारों और शादी के अवसरों पर पहना जाता है, क्योंकि जो कॉमन रोज की यूज़ की चीज़ है ओढ़नी, लेकिन जो फेस्टिव या तो कोई उत्सव है उस समय पहनी जाने वाली चीज़ है लुगड़ा। और तीसरा जो कपड़ा है घाघरा वो उनका नीचे पहना जाने वाला वस्त्र है, स्कर्ट टाइप जो ओढ़नी के नीचे वो लोग पहनते हैं। ये जो इसकी जो छपाई का है वो भी बड़ा ट्रेडिशनल होता था कि जो लुगड़ा है वो हमेशा ज़्यादातर इंडिगो का छापा जाता था और जो ओढ़नी और जो लुगड़ा है वो एलिजेरिन में छापा जाता था। ऐसा नहीं है कि उसमें इंडिगो का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन उसमें जो उसका जो मेन कलर है वो लाल होता था, जबकि लुगड़े का जो उसका घाघरे का जो मेन कलर है वो नीला इंडिगो होता था। अगर आप इसके उपयोगिता की यूज़ की दृष्टि से भी देखो तो जो नीचे के कपड़े हैं वो जल्दी गंदे होते हैं क्योंकि आपको ज़मीन पे बैठना होता है, तो वो नीले रंग के हैं, गहरे हैं, तो वो गंदे कम होते थे। और जो ऊपर के कपड़े हैं वो लाल रखे जाते थे ताकि वो शुभ भी होता है और देखने में भी अच्छा लगता है। इनकी जो छपाई के जो डिज़ाइन थे वो भी टोटली अलग अलग होते थे। यहाँ पे जो
ब्लॉक थे वो ब्लॉक 3 या 4 प्रकार के होते थे। जैसे जो बॉर्डर का जो कोर है वो है, बॉर्डर का जो ब्लॉक है उसको कोर बोलते थे। और जो आड़े बॉर्डर में जैसे दुपट्टे हैं, दुपट्टे की किनार पे जो आड़ा डिज़ाइन लगाया जाता था उसको आड़िया बोलते थे। जो इंडिपेंडेंट बूटे होते थे, फूल पत्तियाँ, वो बूटे कहलाते थे। और जो जाल होता था उसको वो लोग जाल भी बोलते थे या अबोटिया भी बोलते थे। ये पूरे जो डिज़ाइन है उनको लोकल भाषा में भांत कहा जाता था। तो जैसे ओढ़नी है तो ओढ़नी में मानो कुल मिला के 8 डिज़ाइन छपेंगे, और पूरे 8 डिज़ाइन का जो सेट है उसको ओढ़नी भांत बोलते थे। इसी तरीके से अगर मानो जो लुगड़ा है उसके अंदर 6 डिज़ाइन छपेंगे तो पूरे 6 डिज़ाइन के जो ब्लॉक हैं उनको लुगड़ा भांत बोला जाता था। इसी तरीके से जो घाघरे के अंदर छापने वाले जो डिज़ाइन थे वो घाघरा भात कहलाते थे। तो इनके एक ट्रेडिशनल सेट बने हुए थे, वो उसी तरीके से छपते थे। ओढ़नियाँ 6-7 प्रकार की होती थी। जो प्लेन ओढ़नी होती थी उसको पोमचा कहते थे। पोमचा का मतलब है प्लेन। जैसे मानिए एक ओढ़नी है, उसका नाम है लाल पोमचा। लाल पोमचे का मतलब ये है कि उसके दोनों पल्लू और उसके बॉर्डर पे तो बूटे छापे जाएंगे, लेकिन उसका जो भीतरी अंदर का जो बॉडी है उसके अंदर लाल प्लेन छापा जाएगा। वो भी छापा नहीं जाता था, उसको कपड़े को लाल एलिज़ेरिन में डुबा के उसको ऐसे रगड़ के पोंछा लगाते थे, इसीलिए उसको पोंछा कहा जाता था। जब उस पर काला रंग लगाना होता था तो काले रंग का पोंछा लगाते थे। और एक तीसरा और कलर वो लोग इस्तेमाल करते थे, उसको जामली या जामली, हम लोग जामली बोलते हैं, उसको वो लोग जामली बोलते हैं, जामली पोंछा। जामली में इंडिगो और एलिज़ेरिन दोनों को मिला के उसका जब बैंगनी कलर जैसा बन जाता है वो उसको छापते थे। इसी तरीके से वहाँ पे और एक ओढ़नी बहुत प्रसिद्ध होती थी, उसको बोलते थे ज्वारिया। ज्वारिया डिज़ाइन देखा जाए तो बाग और पूरे मालवा और निमाड़ क्षेत्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही पॉपुलर डिज़ाइन है। ज्वार एक प्रकार का अन्न होता है, जैसे गेहूँ होता है ना, ऐसे ही ज्वार भी होता है। वो सफ़ेद गोल दाना होता है, तो पूरी लाल बैकग्राउंड के ऊपर वो सफ़ेद दाना उसके ऊपर चमकता था। तो क्योंकि वो ज्वार के दाने का डिज़ाइन बनाते थे इसलिए वो ज्वारिया कहलाता था। जब उसकी बीच वाली ज़मीन में लहरिया का डिज़ाइन छापते थे तब वो ओढ़नी लहरिया ओढ़नी कहलाती थी। जब उसको जब उस पूरे उसके अंदर जाल छापते थे तो वो जाल की ओढ़नी कहलाती थी। एक और वहाँ का बड़ा प्रसिद्ध डिज़ाइन है जिसको अट्टा बोलते हैं। अट्टा का मतलब होता है कि एक सेंटर पॉइंट जिसमें से 8 लाइनें निकल रही हैं, 8 लाइनों के कारण ही उसको अट्टा कहते हैं। वो एक ज्योमेट्रिक मोटिव है। जब पूरी ज़मीन में वो अट्टा का मोटिव छापा जाता था तो उसको अट्टा ओढ़नी बोलते थे। इसी प्रकार से यही डिज़ाइन जब लुगड़े में छापे जाते थे तो लुगड़ा का भी डिज़ाइन का नाम ऐसे ही हो जाता था, पोमचा लुगड़ा, लहरिया लुगड़ा, मोलिया लुगड़ा, ज्वारिया लुगड़ा, अट्टा लुगड़ा। इस तरीके से जो घाघरे की छपाई है वो ओढ़नी और लुगड़े की छपाई से थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि ओढ़नी और लुगड़ा में दोनों तरफ पल्लू छापे जाते हैं, चारों तरफ किनार छापी जाती है। लेकिन जो घाघरा है इसका कपड़ा जो है वो यार्ड एज की तरह छापा जाता है। इसमें कोई बॉर्डर या किनार नहीं छापी जाती, बल्कि इसमें रनिंग में बूटे छापे जाते हैं। और ये जो छपाई है उसके 3 प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध बूटे हैं। एक मिर्ची बूटा, दूसरा अम्बी बूटा और तीसरा बिच्छू बूटा। यहाँ के जो मालवा और निमाड़ के जो घाघरे थे वो इन तीनों डिज़ाइनों में बहुत प्रसिद्ध थे। और एक बड़ी मज़े की बात यह है कि ये तीनों डिज़ाइन राजस्थान और गुजरात में भी चलते हैं घाघरे के लिए। और पूरे मालवा में जो तारापुर, उम्मेदपुरा और जावर, ये घाघरे की छपाई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। और भैरवगढ़, क्योंकि यहाँ पे इंडिगो की छपाई का काम बहुत ही बढ़िया कहलाता था, बहुत ही बढ़िया होता था। और जो घाघरे की छपाई जो इंडिगो से की जाती थी वो नांदना कहलाती थी। अगर आप पुरानी किताबों में देखें तो नांदना का उल्लेख बहुत ज़्यादा मिलता है। वो नांदना और कुछ नहीं है, इंडिगो की जो छपाई है जो घाघरे के कपड़े के लिए की जाती थी वही नांदना कहलाती थी। अगर हम इस तरीके से देखें तो भैरवगढ़, तारापुर, उम्मेदपुर और जावर ये इंडिगो की छपाई के लिए बहुत बढ़िया माने जाते थे। और धार, झाबुआ, मनावर, खिराला, गोगवा, राजपुर, राजगढ़, ये
सारी जगहें एलिजेरिन के लिए बहुत प्रसिद्ध मानी जाती थी। बाग की एलिजेरिन क्यों प्रसिद्ध हुई? एलिजेरिन में लाल रंग का कलर आता है, इंडिगो में नीले रंग का कलर आता है। क्यों प्रसिद्ध हुई इसके बारे में भी इब्राहिम बताते हैं कि जो मालवा और निमाड़ की सारी नदियां हैं वो पहाड़ी नदियां हैं, पथरीली नदियां हैं। पथरीली नदियों का पानी जो रेतीली नदियां हैं उनके तुलना में एलिजेरिन की छपाई के लिए ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। कुछ प्राकृतिक कारणों से, नेचुरल कारणों से, ये कुछ नेचर की वजह से ऐसा है कि जो पथरीली नदियां हैं उनके अंदर जो लवण होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं या मिनरल होते हैं, वो मिनरल एलिजेरिन की छपाई को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो एलिजेरिन का कलर है वो बहुत डार्क और चमकीला आता है। इब्राहिम ने ये भी खोज करी कि पूरे मालवा और निमाड़ में सबसे बेहतर पानी एलिजेरिन की रंगाई के लिए जो है वो बागनी नदी, जो बाग है उसका है। और सारे इलाके के जो एलिजेरिन की रंगाई होती है उसका कलर थोड़ा सा हल्का आता है, लेकिन जो बाग में चमक और जो डेप्थ आती है एलिजेरिन में वो और कहीं जगह नहीं है। इस कारण भी बाग के प्रसिद्ध होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि वहाँ के जो एलिजेरिन है उसमें बहुत ही ज़्यादा चमक आती है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर डेप्थ आती है, जो वहाँ की नदी की बहुत बड़ा उसमें योगदान है। इस जो वहाँ पे डिज़ाइन है वो तो परंपरागत है ही, लेकिन जो रंग हैं वो भी परंपरागत है। इब्राहिम बताते हैं कि वहाँ पे दो तरीके के रंगों की छपाई होती है। कुछ रंग ऐसे हैं जो कच्चे रंग कहलाते हैं और उनकी छपाई केवल ऑर्नामेंटल होती है, कपड़े की शुरुआती खूबसूरती के लिए होती है, लेकिन बाद में वो निकल जाते हैं। लेकिन कुछ कलर ऐसे हैं जो परंपरागत हैं और जो नेचुरल हैं, जो कपड़ा निकल जाता है, कपड़ा फट जाता है, लेकिन वो कलर नहीं छपते हैं, कलर जाते नहीं। इस मामले में उनकी एक और भी बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि धीरे धीरे किस तरीके से मिल के कपड़े आने से सबसे पहले नांदना छपाई खत्म हुई। आखिर एलिजेरिन की छपाई आज भी चल रही है, इंडिगो होता है आज, लेकिन नांदना जो घाघरे की छपाई थी वो सबसे पहले खत्म क्यों हुई? वो बताते हैं कि इसका कारण ये था कि ओढ़नी में कपड़ा कम लगता है, लेकिन जो घाघरा है उसके अंदर कपड़ा बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसका घेर बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर फोल्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो घाघरा हमेशा महंगा पड़ता है। घाघरे के लिए इंडिगो की छपाई जो होती थी वो महंगी होती थी। जब देश आज़ाद हुआ और उस समय देश की आज़ादी से ही पहले अंग्रेजों की नीतियों के कारण जो कपड़ा छपाई की भारतीय कला है उसके ऊपर एडवर्स एक नुकसानदेह प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था, क्योंकि बहुत सारे यहाँ के जो परंपरागत प्रिंट हैं वो इंग्लैंड से हिंदुस्तान में मिलों में छप के आके बाजार में बिकना शुरू हो गए थे। सेम यही काम मालवा और निमाड़ में भी हुआ कि वहाँ पे जब उन्हीं के परंपरागत डिज़ाइन मिल में छपे हुए आने लग गए जो इनसे सस्ते पड़ते थे, तो भील बिलाला और दूसरी जो लोग वहाँ के जो ग्रामीण समुदाय की स्त्रियाँ थीं उन्होंने सबसे पहले घाघरे के लिए मिल का छपा कपड़ा इस्तेमाल करना शुरू किया। तो धीरे धीरे नांदना खत्म होने लगा, नांदना छपाई खत्म होने लगी, क्योंकि उसमें काम भी ज़्यादा होता था, उसकी महंगाई ज़्यादा थी। सेम उसी तरीके के डिज़ाइन, उसी तरीके के रंग मिलों में छपे हुए कपड़े सस्ते आने से धीरे धीरे जो ग्रामीण समुदाय है उसने घाघरे के लिए मिल में छपा हुआ कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे नांदना खत्म होना शुरू हो गया। और इब्राहिम बताते हैं, और जो अगर हम मार्केट को देखें तो आज 90 के दशक के बाद में धार भी खत्म हो जाता अगर उसको अर्बन मार्केट का सपोर्ट न मिलता। इसमें मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की भी बहुत बड़ी भूमिका है। जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है उसकी भी बड़ी भूमिका है कि जिस समय भारत भवन में ये कपड़ा लोकप्रिय हो रहा था उस समय मध्य प्रदेश जो हस्तशिल्प विकास निगम है उसने भी इस कपड़े को सपोर्ट करना शुरू किया और उन्होंने उनके छपे हुए कपड़े को लेके अपने जो देश भर में उनके एम्पोरियम फैले हुए हैं उनके माध्यम से उनको बेचना शुरू किया। तो बाग के जो छपाई करने वाले लोग हैं उनको एक रेगुलर मार्केट मिल गया और उनको मार्केट के लिए भटकना नहीं पड़ा। तो जो मार्केट अभी तक उनका पारंपरिक ग्रामीण मार्केट था अब वो धीरे धीरे शहरी मार्केट में परिवर्तित हो गया। लेकिन बाग के जो कारीगर हैं उनकी समझदारी इसमें रही कि उन्होंने अपनी पहचान को पहचाना।
जो उनकी आइडेंटिटी है, जो उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उन्होंने उसको पहचाना। उन्होंने ये देखा कि हमारे डिज़ाइन और हमारी छपाई की स्टाइल, जिसके अंदर गद्द छापी जाती है, यानी बैकग्राउंड छापी जाती है, फोरग्राउंड सफ़ेद छोड़ी जाती है, वो और जगह की छपाई की तुलना में बिल्कुल अलग दिखती है। और उन्होंने कोई रंगों के ऊपर वो नहीं गए, जो उनके परंपरागत रंग थे, लाल, काला और सफ़ेद, वो उसी के ऊपर रुके रहे। तो उनका जो एक ये कॉम्बिनेशन था लाल, काला और सफ़ेद का, वो राजस्थान और गुजरात और उत्तर प्रदेश और दूसरी जगहों की छपाई से बिल्कुल अलग दिखता था। उनके जो परंपरागत डिज़ाइन थे वो उनसे बिल्कुल अलग दिखते थे। यहाँ पे ज़्यादातर फूल पत्तियों की बजाय यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का प्रयोग उन्होंने बहुत ज़्यादा किया। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के बीच में कहीं कहीं जो उनके परंपरागत फूल जो बेल बूटे होते थे उसको उन्होंने लगाया। जैसे यहाँ पे कैरी का डिज़ाइन बहुत फेमस है, एक उनका अबोटिया बूटा कहलाता है, वो उनका बहुत फेमस है। एक उनकी जंजीरी है, वो एक पतली कोर का डिज़ाइन है, बॉर्डर का डिज़ाइन है। एक उनका जो लहरिया है वो इनका बहुत प्रसिद्ध है। ज्वारिया है वो बहुत इनका प्रसिद्ध है। एक आड़िया है वो इनका बहुत प्रसिद्ध है। आज भी वो उन डिज़ाइनों को प्रयोग करते हैं शहरी बाजार के लिए, जो कपड़े बनाते हैं उनमें। तो इस प्रकार उन्होंने जो उनके जो फ्लोरल मोटिव हैं और जो ज्योमेट्रिक मोटिव हैं, उन दोनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया, लाल, काले और सफ़ेद रंग का एक ऐसी रंग योजना तैयार करी कि जिसने अपनी एक अलग पहचान बना ली। इसलिए बाग अपना पहचान बनाने में कामयाब हुआ। और आज जो छपाई के नाम उम्मेदपुरा, जावर या तारापुर या भैरवगढ़, वो पीछे चले गए, मनावर पीछे चले गए और बाग आगे आगे आ गया। तो वास्तव में बाग आरंभ में कोई जगह नहीं थी, लेकिन 80 के दशक के बाद में वो पूरा इलाका बाग के ही नाम से आज जाना